भरे पूरे बाजार का समय था। दोपहर की धूप हल्की सी ढलने लगी थी और बाजार में भीड़ अपने चरम पर थी। सब्जी वाले जोर जोर से आवाजें लगा रहे थे, आलू लो आलू, प्याज सस्ते, टमाटर ताजे। वहीं कपड़े की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ थी। बच्चे खिलौनों की जिद कर रहे थे और महिलाएं सौदेबाजी में लगी हुई थीं। उसी भीड़ में एक साधारण सी साड़ी पहने, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए एक औरत चल रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और नजरें दुकानों पर टिकी थीं। देखने में बिल्कुल आम सी लग रही थी, जैसे किसी घर की बहू खरीदारी करने निकली हो। लेकिन कौन जानता था कि यह औरत वास्तव में शहर की डीआईजी मैडम रागिनी सिंह थीं। रागिनी उस दिन जानबूझकर बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी सरकारी पहचान के निकली थीं। उनका मकसद था यह देखना कि आम लोग किस तरह के हालात से गुजरते हैं, पुलिस वाकई उनकी मदद करती है या सिर्फ दिखावा। वे चाहती थीं कि असली सच्चाई उनके सामने आए। भीड़ भाड़ में अचानक एक हलचल मची। सड़क पर जाम लग गया क्योंकि एक सरकारी जीप बाजार के बीच आकर रुक गई। जीप से उतरा थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेश यादव। सुरेश यादव अपनी अकड़ और रौब के लिए मशहूर था। मोटी मूंछें, आंखों में घमंड और चाल में ऐसा तेवर कि सामने वाला डर जाए। जैसे ही वह उतरा, सिपाही लोगों को धक्का देकर रास्ता साफ करने लगे। एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, साइड हो जाओ, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं। भीड़ इधर उधर हटने लगी। दुकानदार अपने अपने ठेले खींचने लगे। लेकिन उसी वक्त भीड़ के बीच रागिनी खड़ी थीं, जो अपने बैग से पैसे निकालने में लगी थीं। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि पुलिस जीप उनके पीछे खड़ी है। इंस्पेक्टर यादव ने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, अरे ओ औरत, कान में तेल डालकर खड़ी है क्या? समझ नहीं आता रास्ता देना। रागिनी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, पर उन्होंने शांत स्वर में कहा, भीड़ है, हट ही रही हूं। बस यही सुनकर सुरेश यादव आग बबूला हो गया। उसके लिए किसी औरत का यूं जवाब देना उसके अहंकार पर चोट थी। उसने बिना एक पल सोचे भरे बाजार के बीच रागिनी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, अरे! इंस्पेक्टर ने औरत को थप्पड़ मार दिया। रागिनी का चेहरा तमतमा गया। गाल पर लाल निशान पड़ गया, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं, बस आग थी। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कितना जालिम इंस्पेक्टर है, औरत को थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि सुरेश यादव से सवाल कर सके। वह दबंग इंस्पेक्टर था, सब उसकी दहशत से कांपते थे। रागिनी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, ये थप्पड़ सिर्फ मेरे गाल पर नहीं पड़ा है इंस्पेक्टर, ये आपके पूरे करियर पर पड़ा है। सुरेश यादव हंस पड़ा और बोला, अरे ओ औरत, बड़ी बड़ी बातें मत कर। तू है कौन? औरत होकर इंस्पेक्टर सुरेश यादव से बहस करेगी? भीड़ और भी सन्न हो गई। सबकी नजरें अब उसी औरत पर टिक गईं जो आम दिखने वाली थी, लेकिन उसके लहजे में कुछ अलग ही आत्मविश्वास था। रागिनी ने धीरे से अपना पल्लू संभाला और भीड़ की तरफ देखते हुए बोली, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुमने किसे थप्पड़ मारा है। इसका हिसाब बहुत जल्दी मिलेगा इंस्पेक्टर। भीड़ में हलचल और तेज हो गई। सबको लग रहा था कि यह औरत कोई साधारण नहीं है। भीड़ अब और ज्यादा बेकाबू हो रही थी। लोग धीरे धीरे बड़बड़ाने लगे, इतनी बड़ी बात, एक औरत को थप्पड़ मार दिया। पुलिस का काम लोगों की रक्षा करना है, लेकिन ये तो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कोई भी सीधे सुरेश यादव के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सबको उसकी दबंगई का डर था। सुरेश ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, चलो हटो सब, तमाशा देखने मत खड़े रहो। ये औरत बहस कर रही थी, इसलिए सबक सिखाया। इतना कहकर उसने रागिनी का हाथ पकड़ा और कहा, चल थाने चल, तुझे दिखाता हूं कि सुरेश यादव का कानून क्या होता है। रागिनी ने अपने हाथ छुड़ाते हुए तेज स्वर में कहा, छोड़ो मेरा हाथ इंस्पेक्टर, आज तुम अपनी हद पार कर रहे हो। और ये मत भूलो कि हर सत्ता से बड़ी एक और सत्ता होती है, न्याय की सत्ता। भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ा और बोला, साहब, औरत का क्या कसूर था? आपने सबके सामने थप्पड़ क्यों मारा? सुरेश ने गुस्से में डंडा उठाया और चिल्लाया, चुप रहे बूढ़े, वरना तुझे भी हवालात में डाल दूंगा। भीड़ फिर से चुप हो गई। डर का साया हर किसी के चेहरे पर साफ दिख रहा था। रागिनी ने सबकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, डरो मत, अत्याचार तभी बढ़ता है जब लोग चुप रहते हैं। उनकी आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ लोगों के दिलों में हिम्मत जागी, लेकिन अभी भी किसी ने सीधे इंस्पेक्टर का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। इसी बीच सुरेश यादव ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस औरत को गाड़ी में बैठाओ, थाने ले चलो, ज्यादा बोलती है। दो सिपाही आगे बढ़े और रागिनी को पकड़ने लगे। तभी रागिनी ने जोर से कहा, रुको, एक एक पल का हिसाब लिया जाएगा। याद रखना इंस्पेक्टर, जब असली पहचान सामने आएगी तो तुम्हारी दुनिया ही बदल जाएगी। भीड़ ने यह बात सुनी तो कानाफूसी और तेज हो गई। लगता है कोई बड़ी हस्ती है, शायद कोई अधिकारी है। लेकिन सुरेश यादव हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, तेरे सपनों में पहचान है क्या?
तू यहाँ आम औरत है और मेरे लिए बस एक मामूली इंसान। चल उठ, ज्यादा ड्रामा मत कर। रागिनी गाड़ी में बैठ गईं, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। वह लगातार भीड़ की तरफ देख रही थीं और भीड़ की आंखों में सवाल उठ रहे थे। आखिर यह औरत है कौन? जीप जैसे ही थाने की ओर बढ़ी, लोगों में चर्चा शुरू हो गई। दुकानदार आपस में कह रहे थे, उस औरत के लहजे में तो बड़े लोगों जैसी ताकत थी। मुझे लगता है इंस्पेक्टर बुरी तरह फंसने वाला है। उधर जीप के अंदर रागिनी ने खिड़की से बाहर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। मन ही मन उन्होंने कहा, आज सुरेश यादव ने जो किया उसका नतीजा उसे यहीं इसी शहर में भुगतना होगा। थाने पहुंचते ही सुरेश यादव ने ऊंची आवाज में हवालदार को पुकारा, ओ पांडे, इसे हवालात में बंद कर दो, बहुत अकड़ है इसमें। रागिनी ने हवलदार की ओर देखा। हवलदार की आंखें झुक गईं। उसे भी महसूस हो रहा था कि यह औरत कोई साधारण नहीं है। रागिनी ने धीरे से कहा, ठीक है इंस्पेक्टर, डाल दो मुझे हवालात में, लेकिन याद रखना, जब असली नाम सामने आएगा ना, तो यह हवालात तुम्हारे लिए जेल खाना बन जाएगी। सुरेश यादव हंसते हुए बोला, अरे ओ औरत, बड़े बड़े सपने मत देख, यहाँ सुरेश यादव का राज चलता है। और उसने इशारा किया। रागिनी को हवालात में डाल दिया गया। थाने के हवालात में अंधेरा और बदबू भरा हुआ था। दीवारों पर नमी और कोनों में जंग लगे सरिये, जैसे सालों से किसी ने सुध नहीं ली हो। अंदर पहले से ही 2-3 महिलाएं बैठी थीं, कोई चोरी के इल्जाम में, कोई झगड़े में पकड़ी गई। जब रागिनी अंदर आईं तो सबकी नजरें उन पर टिक गईं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गजब का आत्मविश्वास था। एक महिला ने हिचकते हुए पूछा, बहन, तुम्हारा क्या कसूर था? क्यों पकड़ लाई ये? रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, कसूर बस इतना है कि मैंने भीड़ में इंस्पेक्टर की अकड़ को झुकाने की हिम्मत की। महिलाएं हैरान रह गईं। उन्होंने धीरे धीरे बातें शुरू कर दीं। लगता है कोई बड़ी औरत है। वैसे हिम्मत तो गजब की है। उधर बाहर थाने के बरामदे में सिपाही आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे यार, उस औरत की चाल ढाल देखी थी? बिल्कुल अफसर जैसी लग रही थी। हाँ, मुझे भी लगा इंस्पेक्टर साहब से बड़ी फंसावट हो सकती है। लेकिन सुरेश यादव ने सबको डांट दिया, अबे चुप, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। औरत है, ज्यादा से ज्यादा कोई एनजीओ टाइप निकलेगी, मैं देख लूंगा। वहीं बाजार की घटना आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। दुकानदार, राहगीर, यहाँ तक कि पत्रकारों तक खबर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने भरे बाजार में एक औरत को थप्पड़ मारा और थाने में बंद कर दिया। कुछ लोग चुपचाप यह खबर पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंचा चुके थे। इधर हवालात में बैठी रागिनी ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, थोड़ा सब्र सुरेश यादव, आज रात तक तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। शाम होते होते थाने में माहौल बदलने लगा। अचानक डीएसपी अरुण वर्मा का फोन आया, सुरेश, अभी अभी खबर मिली है कि तुमने किसी औरत को बाजार में मारा है। क्या ये सच है? सुरेश घबराया नहीं, बल्कि हंसते हुए बोला, हाँ सर, भीड़ में एक औरत बहस कर रही थी। अनुशासन सिखाया है उसे, अभी हवालात में है। डीएसपी की आवाज सख्त हो गई। नाम क्या है उस औरत का? सुरेश ने लापरवाही से कहा, नाम तो पता नहीं, कोई साधारण औरत होगी सर। डीएसपी अरुण कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, सुनो सुरेश, तुम्हें अंदाजा है कि शहर में डीआईजी मैडम अचानक गुप्त निरीक्षण पर निकली हुई हैं? ये सुनते ही सुरेश यादव का चेहरा पीला पड़ गया। उसका गला सूख गया। वह हकलाते हुए बोला, सर, डीआईजी मैडम? डीएसपी गरजे, हाँ, और अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन शक यही है कि वही औरत तुम्हारी हवालात में बैठी है। अगर ये सच निकला तो तुम्हारा पूरा करियर तबाह हो जाएगा, समझे? सुरेश के हाथ से फोन लगभग गिर गया। पसीना उसकी पेशानी पर छलक आया। उधर हवालात के अंदर रागिनी शांत बैठी थीं, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। उनकी आंखों में वही दृढ़ विश्वास था। थाने का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सिपाही भी अब एक दूसरे की ओर देखकर सोच रहे थे, अगर सच में वो डीआईजी मैडम हैं तो इंस्पेक्टर की तो नौकरी गई समझो। इंस्पेक्टर सुरेश अब बेचैन होकर इधर उधर टहलने लगा। उसके दिमाग में बार बार वही थप्पड़ वाला दृश्य घूम रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर सच में वो डीआईजी निकलें तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। थाने में बेचैनी का माहौल था। सुरेश यादव का घमंड धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। उसने सिपाहियों को पास बुलाकर धीरे से कहा, अबे पांडे, जाकर देख जरा, उस औरत से नाम पता पूछ, लेकिन ध्यान रखना, अगर सच में बड़ी अफसर निकली तो मुझे तुरंत बता देना। हवलदार पांडे हिचकते हुए हवालात के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने धीरे धीरे कहा, बहन जी, आपका नाम क्या है? रागिनी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराकर बोली, नाम अभी जानने की इतनी जल्दी क्यों है? जाओ, अपने इंस्पेक्टर से कह दो, बहुत जल्द नाम भी सुनोगे और उसके नतीजे भी भुगतोगे।
पांडे के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागता हुआ सुरेश के पास गया और डरते हुए बोला, साहब कुछ गड़बड़ है। औरत बिल्कुल अफसरों जैसी बात कर रही है, सीधी, आंखों में देखती है, डरती नहीं, लगता है बड़ी हस्ती है। सुरेश का माथा और ठनका। वह तुरंत उठकर खुद हवालात के पास पहुंचा और गुर्राते हुए बोला, ओ औरत, नाम बता तेरा, वरना यहीं अंदर सड़ा दूंगा तुझे। रागिनी ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, नाम बताऊंगी, लेकिन उस समय जब तेरे चारों ओर कैमरे होंगे, पत्रकार होंगे और तेरा पूरा करियर तबाह हो चुका होगा। भीतर से उनकी आवाज इतनी ठंडी और पैनी थी कि सुरेश के शरीर में कंपी दौड़ गई। उसने गुस्से में डंडा जमीन पर पटका और बाहर चला गया। उधर बाहर थाने के गेट पर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। बाजार की घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। लोग मोबाइल निकाल निकाल कर वीडियो दिखा रहे थे। हर जगह यही चर्चा थी, इंस्पेक्टर ने भरे बाजार में किसी महिला को थप्पड़ मारा है। पत्रकार भी थाने के बाहर जुटने लगे। कैमरे ऑन हो गए, माइक थामे रिपोर्टर सवाल करने लगे, क्या ये सच है कि इंस्पेक्टर ने आम जनता के साथ जुल्म किया है? क्या ये महिला कोई बड़ी अधिकारी है? सुरेश यादव पसीने पसीने हो गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि मीडिया को कैसे रोके। उसने सिपाहियों को आदेश दिया, जल्दी से गेट बंद करो, किसी पत्रकार को अंदर मत आने दो। लेकिन अंदर ही अंदर वह घबरा चुका था। इसी बीच पुलिस मुख्यालय से फोन आया। इस बार सीधे आईजी साहब की आवाज थी, सुरेश यादव, तुरंत बताओ कि तुमने किस औरत को हवालात में डाला है। सुरेश ने हकलाते हुए कहा, सर कोई साधारण औरत थी, बाजार में अनुशासन भंग कर रही थी तो पकड़ लिया। आईजी गरज पड़े, बकवास बंद करो, हमें खबर मिली है कि वह औरत और कोई नहीं बल्कि हमारी डीआईजी रागिनी सिंह हैं। अगर यह सच निकला तो तुम्हारी वर्दी तुरंत उतर जाएगी। यह सुनते ही सुरेश की टांगें कांपने लगीं, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। वह बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? डीआईजी मैडम को थप्पड़, हवालात में डाल दिया, अब तो गया काम से। उसकी हालत देखकर सिपाही भी समझ गए कि मामला हाथ से निकल चुका है। थाने में माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच हवालात के भीतर रागिनी ने अपनी घड़ी देखी और शांत स्वर में बोली, लगता है अब सच्चाई बाहर आने का समय हो गया है। भीड़ अब सन्नाटे में थी। डीआईजी मैडम की आवाज गूंज रही थी, कानून का रखवाला होकर अगर तुम ही कानून तोड़ोगे तो फिर इंसाफ कौन करेगा? इंस्पेक्टर की हालत और भी खराब हो रही थी। उसके माथे पर पसीना छलकने लगा। पहले जहां उसकी आंखों में घमंड और अकड़ थी, अब वहां डर और शर्म दिखाई दे रही थी। डीआईजी मैडम ने भीड़ की तरफ देखा और बोलीं, ये तमाशा सिर्फ इसलिए हुआ ताकि सबको समझ आ सके कि वर्दी पहनने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। असली बड़ा वो होता है जो वर्दी का सम्मान करे और जनता की रक्षा करे। भीड़ में से एक बुजुर्ग बोले, बेटिया, हमें तो आज तक पता ही नहीं था कि हमारे शहर में इतनी ईमानदार अफसर भी है। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। भीड़ ताली बजाने लगी। बच्चे खुशी से कूदने लगे। कुछ महिलाओं की आंखों में आंसू थे, आंसू इस सुकून के कि न्याय अब भी जिंदा है। इंस्पेक्टर ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। डीआईजी मैडम ने उसे घूरते हुए कहा, माफ़ी? अगर किसी आम लड़की की जगह मैं सच में आम इंसान होती, तब भी क्या तुम माफ़ी मांगते? तब भी क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता? इंस्पेक्टर चुप हो गया। उसकी गर्दन झुक गई। जवाब उसके पास नहीं था। डीआईजी मैडम ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारे जैसे अफसरों की वजह से पुलिस की इज्जत गिरती है और आज तुम्हारी ये हरकत पूरे विभाग के लिए शर्म की बात है। फिर उन्होंने अपने साथ खड़े गार्ड से कहा, इसे तुरंत सस्पेंड करने की रिपोर्ट तैयार करो और इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करो। भीड़ हैरान थी। जिसने अभी तक सबके सामने हाथ छोड़े थे, भीड़ को धकेला था, वही इंस्पेक्टर अब अपराधी की तरह खड़ा था। कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। देखा, सत्ता और ताकत का घमंड कैसे पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। डीआईजी मैडम ने बाजार के दुकानदारों को देखा और कहा, आप सब गवाह हो कि इंस्पेक्टर ने सार्वजनिक जगह पर बदतमीजी की। मैं चाहती हूं कि जब जांच हो तो आप सब सच्चाई बोलें, तभी इंसाफ होगा। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई, हाँ मैडम, हम सब गवाही देंगे। यह सुनकर डीआईजी मैडम के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उनकी नज़र इंस्पेक्टर पर अब भी सख्त बनी हुई थी। इंस्पेक्टर अब सचमुच टूट चुका था। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसकी इज्जत वह लोगों के सामने गिरा रहा था, वही उसकी पूरी जिंदगी का फैसला करने वाली निकली। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर होने लगी, लेकिन हर कोई जाते जाते यही कह रहा था, आज तो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल गया, किसी को उसकी शक्ल और कपड़ों से मत आंकना। डीआईजी मैडम ने गहरी सांस ली और अपने ड्राइवर को गाड़ी लाने का इशारा किया,
लेकिन उनकी आंखों में अभी भी गुस्सा और सख्ती झलक रही थी। उन्हें पता था कि ये मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गलती का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जो लोगों को आम और खास में बांटती है। इसी सोच में डूबी हुई वो गाड़ी की तरफ बढ़ी। गाड़ी धीरे धीरे बाजार से बाहर निकल रही थी। डीआईजी मैडम खिड़की से बाहर देख रही थीं। उनके मन में वही एक सवाल गूंज रहा था, अगर मैं डीआईजी न होती तो क्या इस इंस्पेक्टर को कभी अपनी गलती का एहसास होता? उन्हें यह सोचकर तकलीफ हुई गई कि जिस वर्दी की उन्होंने पूरी जिंदगी इज्जत की, उसी वर्दी के कुछ लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे। उधर इंस्पेक्टर को तुरंत थाने बुलाया गया। खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। डीआईजी मैडम को आम लड़की समझकर इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। लोगों में चर्चा थी, अब देखो इसका क्या होगा, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे कर दी इसने। थाने में अफसरों की मीटिंग बुलाई गई। सारे पुलिस कर्मचारी सहमे हुए थे। सबको पता था कि डीआईजी मैडम सख्त ईमानदार अफसर हैं और अब कोई भी ढील नहीं मिलने वाली। डीआईजी मैडम थाने पहुंची। उनकी चाल धीमी लेकिन सख्त थी। हर कोई खड़ा होकर सलाम कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने सीधे इंस्पेक्टर को सामने बुलाया। इंस्पेक्टर अब तक पूरी तरह टूटा हुआ था। हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मैं सिर्फ भीड़ को संभालना चाहता था। डीआईजी मैडम ने ठंडी आवाज में कहा, भीड़ को संभालने का मतलब किसी मासूम को थप्पड़ मारना होता है? अगर उस समय कोई गरीब लड़की होती, क्या तुम उसे भी इंसाफ दिलाते या और ज्यादा अपमान करते? इंस्पेक्टर की आंखें झुक गईं। उसके पास जवाब नहीं था। डीआईजी मैडम ने आगे कहा, तुम्हारी ये हरकत सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि पूरे विभाग के नाम पर दाग है। आज से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच बैठेगी और तुम्हारा केस पब्लिक कोर्ट में जाएगा। यह सुनकर पूरा थाना स्तब्ध रह गया। कई लोगों के मन में डर समा गया कि अगर उन्होंने भी कभी जनता से दुर्व्यवहार किया तो यही हश्र उनका भी होगा। उसी समय शहर के कई पत्रकार थाने के बाहर जुट चुके थे। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आप इतनी बड़ी अफसर होकर साधारण कपड़ों में बाजार में क्यों थीं? डीआईजी मैडम ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि हमारे शहर की पुलिस और लोग एक आम नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और आज मुझे सच्चाई मिल गई। ये सुनते ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। जनता को समझ आ गया कि उनकी डीआईजी सिर्फ ड्यूटी करने नहीं बल्कि सच में न्याय और ईमानदारी से जीने आई है। एक महिला रिपोर्टर बोली, मैडम, आपकी ये कार्रवाई हमारे समाज के लिए एक सबक है। अब शायद लोग पुलिस से डरेंगे नहीं बल्कि भरोसा करेंगे। डीआईजी मैडम ने गंभीर स्वर में कहा, भरोसा तभी बनेगा जब हर वर्दी वाला इंसानियत को सबसे ऊपर रखे। कानून का सम्मान करो, इंसान का सम्मान करो, तभी असली बदलाव आएगा। भीड़ ताली बजाने लगी। लोग नारे लगाने लगे, डीआईजी मैडम जिंदाबाद। उधर इंस्पेक्टर की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं बदल जाऊंगा। डीआईजी मैडम ने उसे देखा और बोली, गलती करने वाले को सजा मिलना जरूरी है, तभी ये गलती दूसरों के लिए सबक बनती है। और याद रखना, इंसाफ कभी किसी की पहचान नहीं देखता। इतना कहकर वो थाने से बाहर निकल गईं। डीआईजी मैडम का फैसला सुनकर पूरा शहर गूंज उठा। डीआईजी मैडम का फैसला सुनकर पूरा शहर गूंज उठा। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपे, डीआईजी ने आम लड़की समझकर थप्पड़ मारने वाले इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया। नारी का अपमान करने वाले अफसर को मिली कड़ी सजा। लोग आपस में बातें कर रहे थे, देखा, अब भी हमारे समाज में ऐसे ईमानदार अफसर मौजूद हैं। अगर हर कोई ऐसे कदम उठाए तो भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खुद खत्म हो जाएगी। उधर पुलिस विभाग के भीतर भी हलचल थी। कई जवान और अफसर डर में थे। वो जानते थे कि अब से कोई भी गलती सीधे डीआईजी मैडम के सामने पहुंचेगी और सख्त कार्रवाई होगी। कुछ पुराने अफसर आपस में कहते, अब वर्दी पहनकर सिर्फ रोब नहीं झाड़ा जा सकता, असली काम करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर समाज की सोच पर भी पड़ा। माएँ अपनी बेटियों से कह रही थीं, देखा बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो कानून तुम्हारे साथ है। बाजार के दुकानदार अक्सर उस घटना को याद कर बात करते, उस दिन जो हुआ उसने हमें आंख खोलकर रख दी। अब समझ आया कि किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। वहीं उस इंस्पेक्टर का हाल बहुत बुरा था। सस्पेंशन के बाद लोग उसे घूरते, बातें बनाते। कभी वो बहुत घमंडी था, लेकिन अब गली मोहल्लों में बच्चे भी कहते, देखो, वही है जिसने डीआईजी मैडम को थप्पड़ मारा था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन डीआईजी मैडम को इस पूरे मामले से एक और बात साफ समझ आई। समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ कानून की किताबें काफ़ी नहीं, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाना ज़रूरी है। उन्होंने पूरे शहर में एक अभियान शुरू किया, सम्मान सबका,
डर किसी का नहीं। इस अभियान के तहत उन्होंने पुलिस को आदेश दिया कि कोई भी शिकायत हो, चाहे गरीब करे या अमीर, तुरंत दर्ज की जाए और निष्पक्ष कार्रवाई हो। लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा था कि कानून सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि उनके लिए भी है। धीरे धीरे पुलिस का डर कम होने लगा और भरोसा बढ़ने लगा। एक दिन वही बुजुर्ग जिनसे डीआईजी मैडम की मुलाकात बाजार में हुई थी, उनके ऑफिस आए और बोले, बिटिया, तुमने वो काम किया जो हम जैसे लोग सालों से चाहते थे। अब हमारी आने वाली पीढ़ियां इंसाफ से डरेंगी नहीं, बल्कि उस पर यकीन करेंगी। डीआईजी मैडम की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने सोचा, यही असली जीत है। जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। उधर मीडिया में डीआईजी मैडम की बहादुरी और इंसाफ की खबरें लगातार चल रही थीं। लोग उन्हें लौह महिला कहकर पुकारने लगे। लेकिन इंस्पेक्टर, वो अब अकेला रह गया था। उसके अपने साथी भी उससे दूरी बनाने लगे। वो सोचता, अगर उस दिन मैंने गुस्से में थप्पड़ न मारा होता तो आज मेरी जिंदगी बर्बाद न होती। पछतावा उसे हर पल काट रहा था। बाजार में हुए उस एक थप्पड़ की गूंज सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे खबर पूरे जिले और फिर प्रदेश तक पहुंच गई। हर कोई इस घटना पर चर्चा कर रहा था। देखो, डीआईजी मैडम ने साबित कर दिया कि कानून के सामने सब बराबर हैं। पुलिस विभाग के भीतर माहौल बदल चुका था। जो अफसर और जवान पहले आम जनता से बदतमीजी कर देते थे, अब सोच समझकर कदम रखते। साधारण नागरिक भी अब थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने से डरते नहीं थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि अगर डीआईजी मैडम जैसी अफसर हैं तो उनका हक कभी दबाया नहीं जा सकता। डीआईजी मैडम ने थाने और चौकियों का अचानक निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कहीं भी किसी से बदसलूकी पाई जाती तो तुरंत सख्त कार्रवाई होती। धीरे धीरे पुलिस की छवि जनता की नज़रों में बदलने लगी। अब लोग पुलिस को डर से नहीं, बल्कि सम्मान से देखने लगे। वहीं इंस्पेक्टर की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सस्पेंशन के बाद उसे घर से बाहर निकलते हुए भी शर्म आती। लोग उंगली उठाते, यही है वो इंस्पेक्टर जिसने डीआईजी मैडम को थप्पड़ मारा था। उसका अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। वो दिन रात सोचता, किसी इंसान का अपमान करने से बड़ी गलती कोई नहीं। काश मैंने उस दिन भीड़ में सब्र किया होता। एक दिन उसने खुद डीआईजी मैडम से मिलने की ठानी। वो उनके ऑफिस पहुंचा और रोते हुए बोला, मैडम, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। आप चाहें तो मुझे कभी माफ़ न करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे और कोई अफसर ये गलती दोबारा न करे। मैं अपनी कहानी सबके सामने रखूंगा ताकि सब सीख लें। डीआईजी मैडम ने गंभीर स्वर में कहा, गलती से सीखना जरूरी है। इंसान वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और दूसरों को सबक दे। तुम्हें सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो तो समाज में जाकर लोगों को बताओ कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। इंस्पेक्टर ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से सच्चे पछतावे के आंसू बह रहे थे। इस घटना के बाद शहर में एक नई सोच जन्मी। बेटियां खुद को कमज़ोर नहीं समझने लगीं। पुलिस जवान जनता से पहले से ज्यादा विनम्र व्यवहार करने लगे और आम आदमी के दिल में ये विश्वास बैठ गया कि कानून सच में न्याय करता है। लोग अक्सर कहते, उस दिन डीआईजी मैडम ने सिर्फ एक इंस्पेक्टर को सबक नहीं सिखाया था, बल्कि पूरे समाज को आईना दिखाया था। और यही उस घटना का सबसे बड़ा परिणाम था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कानून का सम्मान करो और इंसानियत को कभी मत भूलो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक और नई सोच के साथ।